चैप्टर 17 दीवारों से घिरा शहर। एक बार फिर जमीन पर गिरते हुए उसने लड़की और उसके अपहरणकर्ताओं का निशान देखा, जिसे वह आसानी से एक अच्छी तरह से पक्की पगडंडी पर चलता हुआ आगे बढ़ा। कुछ ही देर में वह एक छोटी सी नदी के पास पहुंचा, जहां उसने अपनी प्यास बुझाई, और उसके बाद उसने देखा कि पगडंडी नदी की सामान्य दिशा में चल रही थी, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में बह रही थी। यहाँ वहाँ क्रॉस ट्रेल्स और अन्य थे जो मुख्य मार्ग से जुड़ते थे, और उनमें से प्रत्येक पर हमेशा बड़ी बिल्लियों, नूमा, शेर और शीता, पैंथर के पदचिह्न और गंध होती थी। घाटी की सतह पर कुछ छोटे कृंतकों को छोड़कर कोई अन्य जंगली जीव नहीं दिखाई दिया। बारा, हिरण, होटा, सुआ, गोरगो, भैंसा, बूटो, टेंटोर या डूरों का कोई संकेत नहीं था। किस्ता, सांप वहाँ था। उसने उसे पेड़ों पर पहले से कहीं ज्यादा संख्या में देखा, और एक बार एक नरकेट के तालाब के पास उसे एक ऐसी गंध मिली जो शायद गिमला मगरमच्छ की ही हो सकती थी, लेकिन तरमांगनी ने इनमें से किसी को भी खाने की परवाह नहीं की। और इसलिए जब उसे मांस की तलब लगी तो उसने अपना ध्यान अपने ऊपर उड़ते पक्षियों की ओर लगाया। पिछली रात के हमलावरों ने उसे निहत्था नहीं किया था, या तो अंधेरे में और हमलावर शेरों की भीड़ में मानव शत्रु ने उसे अनदेखा कर दिया था, या फिर उन्होंने उसे मरा हुआ मान लिया था। लेकिन जो भी कारण हो, उसने अभी भी अपने हथियार रखे हुए थे, उसका भाला और उसका लंबा चाकू, उसका धनुष और तीर, और उसकी घास की रस्सी। टार्जन ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर बड़े पक्षियों में से एक को नीचे गिराने का अवसर ताक में रखा, और जब उसे अंततः अवसर मिला तो उसने तीर को सीधे उसके निशाने पर मारा। जब वह उल्लासमय पंख वाला प्राणी धरती पर आया तो उसके साथियों और छोटे बंदरों ने चीखने, चिल्लाने और विरोध जताने का सबसे भयानक कोरस शुरू कर दिया। पूरा जंगल अचानक कर्कश चीखों और तीखी चीखों से गूंज उठा। टार्जन को आश्चर्य नहीं होता अगर आसपास के एक या दो पक्षी भागते समय आतंक की आवाज निकालते, लेकिन जंगल के पूरे जीवन में इतना अजीब विरोध होने से उसे घृणा होती। उसने बंदरों और पक्षियों की ओर एक क्रोधित चेहरा बनाया, और अचानक उसके अंदर अपनी नाराजगी और उनकी चुनौती के प्रति अपने उत्तर को व्यक्त करने की एक क्रूर प्रवृत्ति पैदा हुई। और इस तरह पहली बार इस जंगल में टार्जन की जीत और चुनौती की भयानक चीख फूटी। उसके ऊपर के प्राणियों पर इसका प्रभाव तुरंत हुआ। जहां पहले हवा उनकी आवाज़ों के शोर से कांप उठती थी, अब वहां पूरी तरह से सन्नाटा छा गया, और एक क्षण बाद ही वह वानर मानव अपने छोटे से शिकार के साथ अकेला रह गया। पिछले शोरगुल के बाद की खामोशी ने बंदर आदमी को एक भयावह प्रभाव दिया, जिसने उसके क्रोध को और भी भड़का दिया। पक्षी को जहां से गिरा था वहां से उठाकर उसने अपना तीर शरीर से निकाला और उसे वापस अपने तरकश में रख लिया। फिर अपने चाकू से उसने जल्दी और चतुराई से त्वचा और पंख एक साथ निकाल दिए। उसने गुस्से से खाना खाया, गुर्राया जैसे कि वास्तव में कोई दुश्मन उसे डरा रहा हो, और शायद उसकी गुर्राहट आंशिक रूप से इस तथ्य से प्रेरित थी कि उसे पक्षियों के मांस की परवाह नहीं थी। हालांकि कुछ न होने से यह बेहतर है, और उसकी इंद्रियों ने उसे जो बताया था उसके अनुसार आसपास ऐसा कोई मांस नहीं था जिसका वह आदी था और जिसकी उसे सबसे अधिक परवाह थी। वह पैको, जेब्रा से रसदार हंस या गोरगो, भैंस की कमर से स्टेक का कितना आनंद लेता। इस विचार से ही उसके मुंह में पानी आ गया, और इस अप्राकृतिक जंगल के प्रति उसकी नाराजगी बढ़ गई जिसने ऐसा कोई स्वादिष्ट शिकार नहीं पाया। उसने अपना शिकार अभी आधा ही खाया था कि अचानक उसे झाड़ियों में हलचल महसूस हुई जो उससे बहुत दूर नहीं थी और हवा की दिशा में थी, और एक क्षण बाद उसके नथुनों ने विपरीत दिशा से नूमा की गंध को महसूस किया, और फिर दोनों तरफ उसने गद्देदार पैरों के गिरने और पत्तों की शाखाओं से शरीर के टकराने की आवाज सुनी। बंदर आदमी मुस्कुराया। वे उसे क्या बेवकूफ प्राणी समझ रहे थे जो ऐसे अनाड़ी शिकारियों से हैरान था। धीरे धीरे आवाज़ों और गंधों ने संकेत दिया कि शेर सभी दिशाओं से उस पर बढ़ रहे थे, कि वह जानवरों के एक लगातार मिलते जुलते घेरे के बीच में था। जाहिर है कि वे अपने शिकार के बारे में इतने आश्वस्त थे कि वे छिपने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, क्योंकि उसने उनके पैरों के नीचे टहनियों के टूटने और उनके शरीर के उस वनस्पति से टकराने की आवाज़ सुनी जिसके माध्यम से वे अपना रास्ता बना रहे थे। वह सोच रहा था कि उन्हें यहाँ क्या लाया होगा। यह मानना अनुचित था कि पक्षियों और बंदरों की चीखों ने उन्हें बुलाया होगा, और फिर भी
यदि नहीं तो यह वास्तव में एक उल्लेखनीय संयोग था। उसके विवेक ने उसे बताया कि इस जंगल में एक भी पक्षी की मौत, जो पक्षियों से भरा हुआ था, शायद ही इतनी महत्वपूर्ण हो कि उसके बाद जो हुआ उसे उचित ठहराया जा सके। फिर भी तर्क और पिछले अनुभव के बावजूद उसने पाया कि पूरा मामला उसे हैरान कर रहा था। वह पगडंडी के बीच में खड़ा होकर शेरों के आने का इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि उनके हमले का तरीका क्या होगा या वे हमला करेंगे भी या नहीं। कुछ ही देर में उसके नीचे पगडंडी पर एक जटाधारी शेर नजर आया। उसे देखते ही शेर रुक गया। ये जानवर उन जानवरों जैसा ही था जिन्होंने उस पर दिन में पहले हमला किया था, अपने मूल जंगल के शेरों से थोड़ा बड़ा और थोड़ा काला, लेकिन गड्ढे के नुमा जितना बड़ा या काला नहीं था। कुछ ही देर में उसे आसपास की झाड़ियों और पेड़ों के बीच दूसरे शेरों की आकृतियां दिखने लगीं। जैसे ही वे बंदर आदमी की नज़र में आए, उनमें से हर कोई रुक गया और चुपचाप उसे देखता रहा। टार्ज़न को आश्चर्य हुआ कि उन्हें हमला करने में कितना समय लगेगा और जब तक वह इंतजार करता रहा, उसने अपना खाना फिर से शुरू कर दिया, हालांकि हर इंद्री लगातार सतर्क थी। एक एक करके शेर लेट गए, लेकिन हमेशा उनके चेहरे उसकी ओर और आंखें उसकी ओर थीं। कोई गुर्राहट या दहाड़ नहीं थी, बस उसके चारों ओर चुपचाप एक घेरा बना हुआ था। ये सब कुछ ऐसा था जो टार्ज़न ने शेरों को करते हुए पहले कभी नहीं देखा था, जिससे वह इतना चिढ़ गया कि अपना भोजन समाप्त करने के तुरंत बाद वह पहले एक और फिर दूसरे शेर को अपमानजनक टिप्पणियां करने लगा, बचपन में बंदरों से सीखी गई आदत के अनुसार। डांगो, सड़ा हुआ मांस खाने वाला, उसने उन्हें पुकारा, और उसने उनकी तुलना सबसे प्रतिकूल रूप से हिस्टा, सांप, जंगल के सबसे घृणित और घृणित प्राणी से की। अंत में उसने उन पर मुट्ठी भर मिट्टी और टूटी हुई टहनियों के टुकड़े फेंके, और फिर शेरों ने गुर्राहट की और अपने नुकीले दांत दिखाए, लेकिन उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा। कायर, टार्ज़न ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा। 12 हिरन के दिल वाला नुमा। उसने उन्हें बताया कि वह कौन है, और जंगल के लोगों की तरह उसने शेखी बघारी कि वो उनके साथ क्या क्या भयानक काम करेगा, लेकिन शेर बस लेटे रहे और उसे देखते रहे। उनके आने के आधे घंटे बाद ही टार्ज़न ने दूर से पगडंडी पर आते हुए लोगों के कदमों की आवाज़ सुनी। वे 2 पैरों पर चलने वाले किसी प्राणी के कदम थे, और हालांकि टार्ज़न को उस दिशा से कोई गंध नहीं मिल पाई, लेकिन वह जानता था कि कोई आदमी आ रहा है। नहीं, उसे अपने फैसले की पुष्टि करने के लिए बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि एक आदमी पगडंडी पर उस पहले शेर के ठीक पीछे रुका था जिसे टार्ज़न ने देखा था। नवागंतुक को देखते ही वानर पुरुष को एहसास हुआ कि यह वही वानर है जिसने पिछली रात अपरिचित गंध छोड़ी थी, तथा उसने देखा कि न केवल गंध के मामले में, बल्कि टार्ज़न के परिचित अन्य मनुष्यों से भी यह व्यक्ति भिन्न था। वह व्यक्ति मजबूत कद काठी का था और उसकी त्वचा चमड़े जैसी थी, जो उम्र के साथ पीली पड़ गई थी। उसके बाल, जो कोयले के समान काले और 3 या 4 इंच लंबे थे, उसकी खोपड़ी के समकोण पर सख्त रूप से बड़े हुए थे। उसकी आंखें पास पास लगी हुई थीं और पुतलियां घनी काली और बहुत छोटी थीं, जिससे आंखों की पुतलियों का सफ़ेद भाग उनके चारों ओर दिखाई देता था। थोड़ी और ऊपरी होंठ पर कुछ बिखरे बालों को छोड़कर आदमी का चेहरा चिकना था। नाक तीखी और पतली थी, लेकिन माथे पर बाल इतने नीचे तक बढ़े हुए थे कि ऐसा लग रहा था कि वह बहुत नीच और क्रूर किस्म का है। ऊपरी होंठ छोटा और महीन था, जबकि निचला होंठ काफी भारी और लटकता हुआ था, थोड़ी भी उतनी ही कमजोर थी। कुल मिलाकर चेहरा एक बार के मजबूत और सुंदर चेहरे का संकेत देता था, जो शारीरिक हिंसा या पतित आदतों और विचारों के कारण पूरी तरह से बदल गया था। आदमी की भुजाएं लंबी थीं, हालांकि असामान्य रूप से नहीं, जबकि उसके पैर छोटे, हालांकि सीधे थे। उसने टाइट फिटिंग वाले निचले कपड़े और एक ढीला, बिना आस्तीन का अंगरखा पहना हुआ था जो उसके कूल्हों के ठीक नीचे तक था, जबकि उसके पैरों में मुलायम तलवे वाले सैंडल थे, जिसकी पट्टियां उसके घुटनों तक आधी थीं, जो आधुनिक सर्पिल सैन्य लेगिंग से काफी मिलती जुलती थीं। उसने एक छोटा, भारी भाला ले रखा था और अपनी कमर पर एक हथियार लटका रखा था, जिसने पहले तो बंदर आदमी को इतना हैरान कर दिया कि वह अपनी इंद्रियों के प्रमाण पर शायद ही विश्वास कर सका। चमड़े से ढके म्यान में एक भारी कृपाण आदमी का अंगरखा करघे पर गड़ा हुआ लग रहा था। ये निश्चित रूप से खाल से नहीं बना था,
जबकि उसके पैरों को ढकने वाले कपड़े स्पष्ट रूप से कृंतकों की खाल से बने थे। टार्ज़न ने देखा कि वह आदमी शेरों के पास कितनी बेपरवाही से जा रहा था और नूमा भी उसके प्रति उतनी ही बेपरवाही से पेश आ रहा था। वह आदमी एक पल के लिए रुका, मानो बंदर आदमी का मूल्यांकन कर रहा हो, और फिर शेरों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गया। रास्ते में उसके पास से गुजरते हुए वह शेरों की भूरी खाल से टकरा गया। टार्ज़न से लगभग 20 फीट की दूरी पर वह आदमी रुका और टार्ज़न को एक अजीबोगरीब भाषा में संबोधित किया, जिसका एक भी शब्द टामंगनी को समझ में नहीं आया। उसके हाव भाव से उनके चारों ओर मौजूद शेरों का कई बार संकेत मिलता था, और एक बार उसने अपने बाएं हाथ की तर्जनी से अपने भाले को छुआ और 2 बार उसने अपनी कमर पर कृपाण से वार किया। जब वह बोल रहा था, टार्ज़न ने उस व्यक्ति का बारीकी से अध्ययन किया, जिसके परिणामस्वरूप उसके मन में एक अजीब सा विश्वास बैठ गया कि जो व्यक्ति उससे बात कर रहा था वह एक विवेकशील पागल था। जब यह विचार बंदर आदमी के मन में आया तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि यह वर्णन इतना विरोधाभासी लग रहा था। फिर भी उस व्यक्ति के चेहरे मोहरे, चाल ढाल और सिर की बनावट का करीब से अध्ययन करने पर लगभग निर्विवाद रूप से यह विश्वास हो गया कि वह पागल था, जबकि उसकी आवाज़ और हाव भाव एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति के समान थे। कुछ ही देर में उस आदमी ने अपना भाषण समाप्त कर लिया और टार्ज़न के उत्तर का इंतजार करते हुए सवालिया निगाहों से देखने लगा। बंदर आदमी ने पहले तो दूसरे से बड़े वानरों की भाषा में बात की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके शब्दों का उसके श्रोता पर कोई असर नहीं हो रहा है। फिर उसने उतनी ही निरर्थकता से कई देशी बोलियां बोलने की कोशिश की, लेकिन इनमें से किसी पर भी उस आदमी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस समय तक टार्ज़न का धैर्य जवाब देने लगा था। उसने सड़क पर काफी समय बर्बाद कर दिया था, और चूंकि उसने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कभी भी भाषण पर अधिक निर्भर नहीं रहा था, इसलिए उसने अब अपना भाला उठाया और दूसरे की ओर बढ़ा। जाहिर है, ये दोनों की भाषा थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने तुरंत अपना हथियार उठाया और उसी समय उसके होठों से एक धीमी आवाज़ निकली, एक ऐसी आवाज़ जिसने अब तक खामोश घेरे में मौजूद हर शेर को तुरंत हरकत में ला दिया। दहाड़ की बौछार ने जंगल की खामोशी को तोड़ दिया और एक साथ ही शेर चारों तरफ से दिखाई देने लगे और वे अपने शिकार पर तेजी से हमला करने लगे। उन्हें बुलाने वाला आदमी पीछे हट गया, उसके दांत एक हंसी मजाक में दिखाई दे रहे थे। तभी टार्ज़न ने पहली बार देखा कि उस आदमी के ऊपरी नुकीले दांत असामान्य रूप से लंबे और बेहद तीखे थे। ये सिर्फ एक झलक थी जो उसे तब मिली जब वो तेजी से जमीन से छलांग लगाता हुआ नीचे की छत के पत्तों में गायब हो गया। अपने कंधे पर पीछे की ओर उछलता हुआ वह तेजी से दूर चला गया। मैं वानरों का टार्ज़न हूँ, शक्तिशाली शिकारी, शक्तिशाली योद्धा। जंगल में कोई भी टार्ज़न से ज्यादा शक्तिशाली, कोई भी टार्ज़न से ज्यादा चालाक नहीं है। जिस जगह पर उन्होंने उसे घेर लिया था, उससे थोड़ी दूर आगे टार्ज़न फिर से पगडंडी पर आया और बर्था किर्चर और लेफ्टिनेंट स्मिथ ओल्डविक के निशान की तलाश की। उसने उन्हें जल्दी से ढूंढ लिया और दोनों की तलाश जारी रखी। निशान सीधे पगडंडी के साथ साथ आधे मील तक पड़ा रहा, जब अचानक रास्ता जंगल से खुली जमीन पर आ गया और वहां एक दीवार वाले शहर के गुंबदों और मीनारों का एक अद्भुत दृश्य सामने आया। उसके ठीक सामने, उसके सबसे नज़दीकी दीवार में टार्ज़न ने एक कम मेहराबदार प्रवेश द्वार देखा, जिस तक एक अच्छी तरह से पक्की पगडंडी जाती थी, जिसका वह अनुसरण कर रहा था। जंगल और शहर की दीवारों के बीच की खुली जगह में बगीचे की बहुत सारी चीजें उग रही थीं, जबकि उसके सामने, उसके पैरों के पास, एक खुली मानव निर्मित खाई में पानी की एक धारा बह रही थी। बगीचे में पौधे अच्छी तरह से दूरी पर सममित पंक्तियों में रखे गए थे और ऐसा लग रहा था कि उन्हें बहुत ध्यान और खेती दी गई थी। उसके सामने मुख्य खाई से पंक्तियों के बीच छोटी छोटी धाराएं बह रही थीं और उसके दाईं ओर कुछ दूरी पर वह पौधों के बीच काम कर रहे लोगों को देख सकता था। शहर की दीवार लगभग 30 फीट ऊंची दिखाई देती थी। इसका प्लास्टर किया हुआ विस्तार कभी कभार होने वाले छेदों को छोड़कर अखंड था। दीवार के पार कई संरचनाओं के गुंबद उभरे हुए थे और कई मीनारें शहर की आकाश रेखा को बिखेर रही थीं। सबसे बड़ा और केंद्रीय गुंबद सोने का पानी चढ़ा हुआ दिखाई देता था, जबकि अन्य लाल या नीले या पीले रंग के थे।
दीवार की वास्तुकला अपने आप में बेहद सरल थी। ये क्रीम रंग की थी और प्लास्टर और पेंट की हुई लग रही थी। इसके आधार पर अच्छी तरह से तैयार झाड़ियों की एक पंक्ति थी और इसके पूर्वी छोर की ओर कुछ दूरी पर यह ऊपर तक बेल से ढका हुआ था। जब वह पगडंडी की छाया में खड़ा था, उसकी गहरी निगाहें उसके सामने की तस्वीर के हर विवरण को देख रही थीं, तो उसे अपने पीछे एक दल के आने का एहसास हुआ और उसे उस आदमी और शेरों की गंध आई जिनसे वह इतनी आसानी से बच निकला था। पेड़ों की ओर बढ़ते हुए टार्जन पश्चिम की ओर थोड़ी दूर चला गया और जंगल के किनारे एक आरामदायक जगह पाकर जहां से वह बगीचों से शहर के द्वार तक जाने वाले मार्ग को देख सकता था, वह अपने संभावित अपहरणकर्ताओं की वापसी का इंतजार करने लगा। और जल्द ही वे आ गए। अजीब आदमी के पीछे बड़े शेरों का झुंड था। कुत्तों की तरह वे उसके पीछे पीछे बगीचों के बीच से होते हुए गेट तक के मार्ग पर आगे बढ़े। यहाँ आदमी ने अपने भाले के बट से दरवाजे के पैनल पर वार किया और जब उसके इशारे पर दरवाजा खुला तो वह अपने शेरों के साथ अंदर चला गया। खुले दरवाजे के पीछे टार्जन ने अपने दूर के ठिकाने से शहर के भीतर जीवन की एक झलक देखी, बस इतना ही कि यह संकेत मिले कि वहां अन्य मानव प्राणी भी रहते हैं, और फिर दरवाजा बंद हो गया। उस दरवाजे से उसे पता था कि जिस लड़की और आदमी की वो मदद करना चाहता था, उन्हें शहर में ले जाया गया है। उनके लिए क्या नियति थी या क्या यह उनके लिए पहले से ही तय था, इसका वह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। नहीं वह ये जान सकता था कि उस निषिद्ध दीवार के भीतर वे कहाँ कैद थे। लेकिन एक बात का उसे भरोसा था कि अगर उसे उनकी मदद करनी है तो वह दीवार के बाहर से ऐसा नहीं कर सकता। उसे पहले शहर में प्रवेश करना होगा, और नहीं उसे संदेह था कि एक बार अंदर जाने के बाद उसकी गहरी इंद्रियां अंततः उन लोगों का पता बता देंगी जिन्हें वह ढूंढ रहा था। जब टार्जन ने पूर्वी खेत से लौटते हुए मजदूरों को देखा तो सूरज की धीमी किरणें बगीचों में लंबी छाया डाल रही थीं। एक आदमी पहले आया और आते ही उसने बहते पानी की बड़ी खाई के साथ छोटे छोटे गेट गिरा दिए, जिससे उगते पौधों की पंक्तियों के बीच से बहने वाली धाराएं बंद हो गईं, और उसके पीछे दूसरे लोग आए जो अपने कंधों पर बड़ी बड़ी बुनी हुई टोकरियों में ताज़ी सब्जियों का बोझ उठाए हुए थे। टार्जन को एहसास नहीं हुआ था कि खेत में इतने सारे लोग काम कर रहे थे, लेकिन अब जब वह दिन के अंत में वहां बैठा था तो उसने देखा कि पूर्व से एक जुलूस आ रहा है जो औजारों और उपज को वापस शहर में ले जा रहा है। और फिर बेहतर दृश्य प्राप्त करने के लिए बंदर आदमी एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं पर चढ़ गया, जहां से उसने पास की दीवार को देखा। इस सुविधाजनक स्थान से उसने देखा कि शहर लंबा और संकरा था, और जबकि बाहरी दीवारें एक पूर्ण आयताकार आकार बनाती थीं, अंदर की सड़कें घुमावदार थीं। शहर के केंद्र की ओर एक छोटी सफ़ेद इमारत दिखाई दी, जिसके चारों ओर शहर की बड़ी इमारतें बनी हुई थीं, और यहाँ तेजी से कम होती रोशनी में टार्जन को लगा कि दो इमारतों के बीच उसने पानी की चमक देखी, लेकिन वह इस बारे में निश्चित नहीं था। सभ्यता के केंद्रों के अपने अनुभव ने स्वाभाविक रूप से उसे यह विश्वास दिलाया कि यह केंद्रीय क्षेत्र एक चौक था जिसके चारों ओर बड़ी इमारतें समूहीकृत थीं, और यह बर्था किर्चर और उसके साथी की सबसे पहले खोज करने के लिए सबसे तर्कसंगत स्थान होगा। और फिर सूरज डूब गया और अंधकार ने तेजी से शहर को अपने घेरे में ले लिया, एक ऐसा अंधकार जो बंदर आदमी के लिए और भी गहरा हो गया। न कि कृत्रिम रोशनी से राहत मिली जो तुरंत ही उसे दिखाई देने वाली कई खिड़कियों में दिखाई देने लगी। टार्जन ने देखा था कि ज्यादातर इमारतों की छतें सपाट थीं, कुछ अपवाद वे थे जिन्हें उसने ज्यादा दिखावटी सार्वजनिक संरचनाएं माना था। ये शहर कैसे अज्ञात अफ्रीका के इस भूले बिसरे हिस्से में अस्तित्व में आया, ये बंदर आदमी नहीं समझ सकता था। किसी और से बेहतर उसे महान अंधकार महाद्वीप के अनसुलझे रहस्यों के बारे में कुछ पता चला, जिसके विशाल क्षेत्र अभी तक सभ्य मनुष्य के पैर से अछूते हैं। फिर भी वह मुश्किल से यह विश्वास कर सकता था कि इस आकार का और स्पष्ट रूप से इस तरह से अच्छी तरह से निर्मित एक शहर उन पीढ़ियों तक अस्तित्व में रह सकता है जो बाहरी दुनिया के साथ संपर्क के बिना वहां रही होंगी। भले ही वह एक पगडंडी रहित रेगिस्तानी बंजर भूमि से घिरा हुआ था, जैसा कि वह जानता था, वह ये कल्पना नहीं कर सकता था कि पीढ़ी दर पीढ़ी मनुष्य अपनी छोटी घाटी की सीमाओं से परे दुनिया के रहस्यों को सुझाने का प्रयास किए बिना वहां पैदा हो सकते हैं और मर सकते हैं। और फिर भी
यह शहर जुताई की गई भूमि से घिरा हुआ था और लोगों से भरा हुआ था। रात के आते ही जंगल में बड़े बड़े शेरों की चीखें गूंजने लगी। नूमा की आवाज़ शीता की आवाज़ के साथ मिल गई और बड़े नर शेरों की गड़गड़ाहट जंगल में गूंजने लगी जब तक कि धरती कांपने न लगी और शहर के भीतर से अन्य शेरों की दहाड़ें आने लगीं। शहर में प्रवेश करने के लिए टार्ज़न के दिमाग में एक सरल योजना आई थी और अब जब अंधेरा छा गया था तो उसने इसे लागू करने की ठानी। इसकी सफलता पूरी तरह से उन लताओं की ताकत पर निर्भर थी जिन्हें उसने पूर्व की ओर दीवार पर चढ़ते देखा था। इस दिशा में वह आगे बढ़ा जबकि उसके आसपास के जंगल से मांस खाने वालों की चीखें बढ़ती जा रही थीं और उनकी तीव्रता भी बढ़ती जा रही थी। जंगल और शहर की दीवार के बीच 1/4 मील का अंतर था, 1/4 मील की खेती की गई जमीन जिस पर एक भी पेड़ नहीं था। वानरों के टार्ज़न को अपनी सीमाओं का एहसास था और इसलिए वह जानता था कि अगर वह पहले ही अनुमान लगा चुका था कि गड्ढे का नुमा घाटी के जंगल के शेर का नमूना है, तो जंगल के एक बड़े काले शेर द्वारा खुले स्थान में पकड़े जाने पर निस्संदेह उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए उसे पूरी तरह से अपनी चतुराई और अपनी गति पर निर्भर रहना होगा तथा इस बात पर भी निर्भर रहना होगा कि बेल उसका भार सहन कर सकेगी या नहीं। वह बीच की छत से आगे बढ़ा जहां से रास्ता हमेशा सबसे आसान होता है, जब तक कि वह दीवार के बेल आवरण वाले हिस्से के सामने एक बिंदु पर नहीं पहुंच गया और वहां वह इंतजार करता रहा, सुनता रहा और सूंघता रहा जब तक कि वह खुद को आश्वस्त नहीं कर पाया कि उसके आसपास कोई नुमा नहीं है या कम से कम कोई ऐसा नहीं है जो उसे ढूंढ रहा हो। और जब उसे पूरा यकीन हो गया कि जंगल में कोई शेर नहीं है और उसके और दीवार के बीच की जगह में कोई शेर नहीं है, तो वह हल्के से जमीन पर गिरा और चुपके से खुले में चला गया। पूर्वी चट्टानों के ठीक ऊपर उगते हुए चांद ने दीवार के नीचे खुले बगीचे के लंबे हिस्से पर अपनी चमकीली किरणें डालीं। और ये भी किसी भी जिज्ञासु नज़र के लिए स्पष्ट रूप से पहचान में आ गया जो उस दिशा में जा रहा था, विशाल बंदर आदमी की आकृति जो समाशोधन के पार जा रही थी। ये केवल संयोग था, बेशक, कि जंगल के किनारे पर शिकार कर रहे एक बड़े शेर ने जंगल और दीवार के बीच में आदमी की आकृति देखी। अचानक टार्ज़न के कानों में एक खतरनाक आवाज़ पड़ी। ये भूखे शेर की दहाड़ नहीं थी, बल्कि गुस्से में शेर की दहाड़ थी, और जैसे ही उसने उस दिशा में पीछे देखा जहां से आवाज़ आ रही थी, उसने देखा कि एक विशाल जानवर जंगल की छाया से निकलकर उसकी ओर बढ़ रहा था। चांदनी रात में और दूर से भी टार्ज़न ने देखा कि शेर बहुत बड़ा था, कि यह वास्तव में गड्ढे के नुमा जैसा ही काले बालों वाला राक्षस था। एक पल के लिए वह मुड़ने और लड़ने के लिए प्रेरित हुआ, लेकिन उसी समय शहर में कैद असहाय लड़की का विचार उसके दिमाग में कौंध गया और बिना किसी हिचकिचाहट के वानरों का टार्ज़न घूम गया और दीवार की ओर भाग गया। तभी नुमा ने हमला किया। नुमा, शेर, थोड़ी दूरी तक तेजी से दौड़ सकता है, लेकिन उसमें धीरज की कमी है। एक सामान्य हमले के दौरान वह संभवतः दुनिया के किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में अधिक तेजी से जमीन को कवर कर सकता है। दूसरी ओर, टार्ज़न लंबी दूरी तक बहुत तेज गति से दौड़ सकता था, हालांकि नुमा के हमले के समय वह उतनी तेजी से नहीं दौड़ सकता था। अब उसके भाग्य का प्रश्न इस बात पर निर्भर था कि क्या वह अपनी इस घबराहट के कारण कुछ सेकंड के लिए नुमा से बच सकता है, और यदि ऐसा हो सकता है, तो क्या शेर में इतनी सहनशक्ति बची होगी कि वह दीवार तक की शेष दूरी के लिए धीमी चाल से उसका पीछा कर सके। शायद इससे पहले कभी इतनी रोमांचक दौड़ आयोजित नहीं की गई थी, और फिर भी ये दौड़ सिर्फ चांद और सितारों को देखते हुए आयोजित की गई थी। अकेले और चुपचाप दोनों जानवर चांदनी के बीच से गुजरे। नुमा ने भागते हुए आदमी पर भयानक तेजी से हमला किया, फिर भी हर छलांग पर टार्ज़न बेल से ढकी दीवार के करीब पहुंच गया। एक बार बंदर आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। नुमा उसके इतने करीब था कि ऐसा लग रहा था कि अगली छलांग पर वह उसे घसीटकर नीचे गिरा देगा। वह इतना करीब था कि बंदर आदमी ने भागते हुए अपना चाकू निकाल लिया, ताकि वह कम से कम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में खुद को अच्छी तरह से पेश कर सके। लेकिन नुमा अपनी गति और सहन शक्ति की सीमा तक पहुंच चुका था। धीरे धीरे वह पीछे छूट गया, लेकिन उसने पीछा करना नहीं छोड़ा
और अब टार्ज़न को एहसास हुआ कि कितना कुछ अनपेक्षित लताओं की ताकत पर निर्भर करता है। अगर दौड़ की शुरुआत में सिर्फ गोरो और सितारे ही प्रतियोगियों को नीचे देखते थे, तो उसके अंत में ऐसा नहीं था, क्योंकि दीवार के शिखर के पास एक छेद से दो काली आंखें दोनों को नीचे से देख रही थीं। दीवार पर पहुंचने पर टार्ज़न नुमा से एक दर्जन गज आगे था। रुकने और मजबूत तने और सुरक्षित पकड़ की तलाश शुरू करने का समय नहीं था। उसका भाग्य संयोग के हाथों में था और इस एहसास के साथ उसने आखिरी बार छलांग लगाई और बेलों के बीच दीवार के किनारे बिल्ली की तरह दौड़ता हुआ अपने हाथों से कुछ ऐसा ढूंढने लगा जो उसका वजन संभाल सके। उसके नीचे नुमा भी कूद गया।